हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। इसी साल यानी नीट 2019 में मेरा नीट का स्कोर 665 नंबर था। और आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करने वाला हूँ कि जो चैप्टर्स जो आपने अभी अभी पढ़े हैं उन्हें अब नीट के लिए आपको रिवाइज कैसे करना है। बिकॉज आपका नीट का जो फाइनल स्कोर है ना, वो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप उन चैप्टर्स को कैसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसी चैप्टर के इजी रिवीजन के लिए हम आप लोगों के लिए रिवीजन शीट्स लेके आ रहे हैं। तो इस रिवीजन शीट में क्या है ना, इस रिवीजन शीट में हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है। ठीक है, आपको इन ऑब्जेक्टिव्स को समझना है। अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आपको उसे टिक करना है। अगर आपको समझ आ रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं है या आप उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर में वापस जाना है। आप उसकी लेक्चर वीडियो देख सकते हो neetprep.com पे, या फिर आप अपने टीचर से हेल्प कर सकते हो। जो भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहां से आपको उस चैप्टर में वापस जाके उस टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है, यही होता है एक अच्छा रिवीजन प्लान, जिससे आप एफिशिएंटली अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। कम से कम टाइम में आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्योंकि आप वही चीज़ें पढ़ रहे हो जहाँ पे आप पीछे हट रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ना कि आप हर चीज़ को पढ़ने में लगे हो। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ईजी चैप्टर है, बट यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत फैक्चुअल्स हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो जो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर जो इस चैप्टर में दिया गया है ना, उसको कैसे डील करना है और कैसे ऐसे पढ़ना है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से तरीके से जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी ने कहाँ पे क्या क्या बात की है और उनमें से उस चीज़ में से आपको क्या क्या ग्रैब करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला पैराग्राफ दिया है ना एनसीईआरटी ने, पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी बात करती है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, ये टर्म आया तो आया कहाँ से। फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स क्या क्या हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किसी औरत की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट डाल सकती हैं। फिर हम बात करेंगे फैमिली, यहाँ पे बात की गई है एनसीईआरटी ने फैमिली प्लानिंग की। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने सीधी सीधी ये बातें बताई है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो इंडिया में चल रही है ना, वो क्या क्या है, उनको डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन प्लान्स बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, सबसे पहली चीज आपको बताया गया कि फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर अलग अलग एक्शन प्लान्स क्या हैं जिनको यूज करते हुए लोगों को ये समझाया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं भाई। ठीक है, तो कौन कौन से एक्शन, किन किन के अगेंस्ट एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं। सबसे पहली चीज ओवर पॉपुलेशन, फिर आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, तीसरी एसटीडीज, और फिर हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये चीजों के अगेंस्ट बनाया गया है। फिर आपको लास्ट में एक पैराग्राफ दिया गया है जहाँ पे हल्की सी बात की गई है एमनियोसेंटेसिस की, और फिर बात की गई है सहेली की। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ों की एनसीईआरटी ने बहुत कम बात की है ना, ये काफ़ी मेजर टॉपिक्स बनते हैं और आपको अपने टीचर से कंसल्ट करके इनके बारे में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। ठीक है, बिकॉज सहेली से क्वेश्चन भी आया था डायरेक्ट, और एमनियोसेंटेसिस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको इनकी बेसिक और ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब पर आगे बढ़ते हैं। आगे जाके एनसीईआरटी ने वापस वही बात की है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके कारण जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है ना, उस पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कैसे करना है और कैसे करना है, बर्थ कंट्रोल से। तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए पहली चीज़ तो उन्होंने ये बताया है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, पॉपुलेशन एकदम इतनी सारी बढ़ गई, तो क्या क्या फैक्टर्स थे जिसने ग्रोथ रेट को इतना चेंज किया। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है कि जो करंट पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, कि आपकी करंट में पॉपुलेशन ग्रोथ क्या चल रही है, आपको वो पता होनी चाहिए। और फिर क्या क्या एक्शन प्लान्स ले रही है गवर्नमेंट इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिनके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ा। दूसरी चीज, क्या क्या गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है इस बढ़े हुए ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं इस पैराग्राफ में। फिर आगे जाके एनसीईआरटी बात करती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। ठीक है, यहाँ पे जाके एनसीईआरटी ने, जहाँ पे आप मेथड्स की बात कर रहे हो कि इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे रोकना है, तो वहाँ पे एनसीईआरटी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव की। फिर क्या क्या फीचर्स हैं जो कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रेजेंट होते हैं,
या ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव को आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाते हैं, फिर ऐसे कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं यूज के लिए, या कौन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो क्या क्या हैं। तो हम एक एक टाइप की बात करेंगे और आपको बताऊंगा उसमें कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। हम बात करेंगे सबसे पहली चीज नेचुरल मेथड, जो एनसीईआरटी ने बात की है। तो आपको पता होना चाहिए फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस दी गई है ना, तो इनका आपको फिजियोलॉजिकल बेसिस पता होना चाहिए कि ये फिजियोलॉजिकली बॉडी में कैसे काम करते हैं, ये जो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप ऑप्ट कर रहे हो ये कैसे काम करते हैं। फिर दूसरी चीज में हम बात करेंगे बैरियर मेथड्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि बैरियर मेथड में वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से होते हैं जो इस मेथड को फॉलो करते हैं, और फिर वो इनमें से भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो एसटीडी प्रिवेंट कर सकते हैं ना, तो उनका रोल क्या है। ठीक है, सो कॉन्डम्स में कहा जाता है कि वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंसीडर किए जा सकते हैं बिकॉज वो एसटीडीज को भी प्रिवेंट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर बात करेंगे आईयूडीज की। तो आईयूडीज में आपको जो डिफरेंट डिफरेंट आईयूडीज दिए गए हैं ना, उनको आपको उनके एग्जांपल्स के साथ पता होने चाहिए, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल, इन तीनों के अंदर आपको आईयूडीज के नाम दिए गए हैं। तो ये आपको पता करने हैं, प्लस आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि ये जो तीनों काम कर रहे हैं ये किस मैकेनिज्म से काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में एनसीईआरटी ने बात की है दैट आईयूडीज आर मोस्ट प्रेफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये एनसीईआरटी ने क्यों बोला है आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ना आपको ये देखना है कि जो आप पिल्स में केमिकल्स एडमिनिस्टर कर रहे हो वो केमिकल्स क्या क्या हैं। ठीक है, फिर उनका फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है जो कंसेप्शन प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो रहा, तो उन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का वो बेसिस क्या है। फिर हार्मोनल इम्प्लांट्स की बात की गई है, तो हार्मोनल इम्प्लांट्स कैसे काम करते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। कुल मिला के जो इन तीनों चीज़ों का मतलब आप हार्मोनल आईयूडीज की बात करेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करेंगे और हार्मोनल इम्प्लांट्स की बात करेंगे। तीनों में आपको एक चीज़ समझनी है कि जो वेरियस हार्मोन्स हैं, जो अलग अलग हार्मोन्स हैं ना, वो कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को अल्टर करते हैं, और इस फैक्टर से इस एडवांटेज से इसे आप कैसे एज एन एडवांटेज यूज कर सकते हो कंसेप्शन को प्रिवेंट करने में, कि वो हार्मोन्स हैं उनसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को अल्टर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इनमें, वो है एग्जाम्पल्स के साथ नाम उनके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में जितने भी नाम दिए गए हैं सबको याद कर लो। फिर हम आगे बात करेंगे स्टेरलाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया ना ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए। ठीक है, तो स्टेरलाइजेशन में आपको दो ही चीजें पढ़नी है, क्या, वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी है ना, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। ठीक है, और फिर ये पहली चीज तो इनका सर्जिकल बेसिस की आप सर्जरी कर कहाँ रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। फिर जो फाइनल चीज जो है, ठीक है, यहाँ पे जो एनसीईआरटी बात करती है, तो आपको जितने भी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की गई है ना, तो उन सबके ड्रॉबैक्स दिए गए हैं, तो आपको उन्हें भी समझना है कि सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। फिर बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। ठीक है, पहली चीज कि इंडिया में कौन से लॉज हैं जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए बनाए गए हैं, या फिर मैं कहूँ कि इसके रिगार्डिंग में कौन कौन से लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर दूसरी चीज कंडीशंस, वो क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, वो क्या क्या कंडीशन जिसके अंदर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जा सकती है वो आपको पता होने चाहिए। और फिर ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ना, ये कहाँ तक सेफ है। ठीक है, ये किस ड्यूरेशन तक सेफ है ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में हम डायरेक्ट आ जाते हैं एसटीडीज पे। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कह लो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कह लो। तो एसटीडीज को आप कैसे पढ़ना है, एसटीडीज को वैसे पढ़ना है जैसे आप नॉर्मल डिजीजेस को पढ़ते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डिजीज का नाम पता होना चाहिए, फिर आपको ये देखना है कि उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है। ठीक है, वो बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, वायरल डिजीज है या प्रोटोजोन डिजीज है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है। ठीक है, वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, उसका पैथोजन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और फिर जो आ जाता है उसके सिम्टम क्या है। ठीक है, उस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं। अब यहाँ पे ना एनसीईआरटी ने सिम्टम्स की बहुत कम बात की है। ठीक है,
बट यही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आपसे डिजीजेस वाले चैप्टर में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिक बेसिक जो मेजर डिजीजेस है ना उनके आपको पता होने चाहिए कि ये डिजीज होते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज़रूरी है, सिम्टम्स भी ज़रूरी हैं, और साथ में ये जो पैथोजन क्या एक्शन कर रहा है ना ये आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए। सिर्फ मेजर डिजीज में एड्स की एनसीईआरटी ने अलग से बात की ही है। तो फिर हम आगे बात करेंगे कि प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना प्रिकॉशंस पे पूरा अलग से 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए इन एसटीडीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। फिर एनसीईआरटी बात करती है इनफर्टिलिटी की। तो पहली चीज़ तो यू शुड बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी। ठीक है, और इसके जो अलग अलग कॉजेज़ है ना कि इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है वो आपको पता होने चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर्ट के अंडर एनसीईआरटी ने बात की है, तो ये आर्ट क्या है। ठीक है, आपको ये समझ आना चाहिए, और ये जितने भी मेथड्स आपको दिए गए हैं ना, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये सारे के सारे मेथड्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि ये मेथड्स का मैकेनिज्म क्या है, ये मेथड्स कैसे कैसे काम करते हैं। फिर अगली चीज़ ये है कि आपको ये जब आपने सारी की सारी टेक्निक्स याद कर ली और आपने इनके सारे प्रोसीजर्स देख लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, किस इनफर्टाइल सब्जेक्ट के लिए कौन सी टेक्निक ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी, कि कौन सी टेक्निक में ज़्यादा फायदा होगा। और फिर दूसरी चीज़ लास्ट में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज प्रोसेसेस। ठीक है, जितनी जितनी आपको प्रोसेसेस दी गई है ना, सारी की सारी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज दी गई हैं, इनमें इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, आपको ये पता होने चाहिए। सो इस चैप्टर के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस जितना भी मैंने आपको बताया उसकी आप रिविजन शीट डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप बार बार देखिए ताकि आपके मन में ये पॉइंट्स घूमते रहें। ओके।